सो लेट मी स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे। बेटे देखो, हम पढ़ चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट। हमने मोल कॉन्सेप्ट पर पूरी प्रैक्टिस की है। आज बेटा हम शुरू करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ना सबसे पहली बात क्या है कि कंसंट्रेशन क्या चीज होती है। देखो बेटा, कंसंट्रेशन जो होती है वो होती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन। किसी सोल्यूशन में हमारे पास जो अमाउंट होता है सोल्यूट का, उसको अपन कंसंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं, उसको कंसंट्रेशन बोलते हैं कि कितना अमाउंट किसी सोल्यूट का प्रेजेंट है, उसको हमने कंसंट्रेशन बोला। अब इसको बताने के, देखो बेटा, इसमें हमें एक चीज क्लियर करनी चाहिए कि एक हमारे पास सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? सॉल्यूशन हमारे पास होता है होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर थिंग्स। क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। दो या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस का जो होमोजेनस मिक्सचर होता है बेटा, उसको सॉल्यूशन बोला जाता है। तो सॉल्यूशन इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक बेटा, बाई चांस किसको नजर ना आए तो बता देना। कई बार मैं बहुत छोटा लिख देता हूं, तो अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज बता देना। ठीक, तो मैंने आपको बोला कि होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस के होमोजेनस मिक्सचर को बेटा हम लोग क्या बोल देते हैं? हम लोग इसको सॉल्यूशन बोल देते हैं। मैं थोड़ा बड़ा लिख ही देता हूं क्योंकि कई बच्चे लिख रहे हैं। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक, देखो बेटे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमने दो या उससे ज्यादा चीजों को मिक्स किया और उसका होमोजेनस यानी जिसमें कॉम्पोजिशन थ्रू आउट अ सैंपल सेम हो, जिसमें कॉम्पोजिशन थ्रू आउट अ गिवन सैंपल सेम हो, उसको अपन सॉल्यूशन बोलते हैं। अब सॉल्यूशन के ना दो फेज होते हैं बेटा। सॉल्यूशन के दो फेज होते हैं। वो फेज क्या होते हैं? एक फेज जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, जिसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और दूसरा फेज जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। एक हो गया सॉल्यूट और दूसरा हो गया सॉल्वेंट। ठीक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये दो फेजेस हैं हमारे पास। देखो बेटा, अगर एक सॉल्यूशन है उसमें सिर्फ एक ही सॉल्वेंट होता है, बाकी सारे सॉल्यूट होते हैं। अगर हमारे पास दो कंपोनेंट हो, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हो, तो दो कंपोनेंट्स वाली सॉल्यूशन को बेटे, दो कंपोनेंट्स वाली सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशंस कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज बाइनरी सॉल्यूशंस। दो कंपोनेंट हो जिसमें, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। अगर तीन कंपोनेंट्स हो तो उसको टर्नरी सॉल्यूशंस बोलते हैं। टर्नरी सॉल्यूशंस। अगर तीन कंपोनेंट होंगे बेटे तो उसको अपन टर्नरी सॉल्यूशंस बोलते हैं। ऐसे ही टर्नरी सॉल्यूशंस में बेटे हमारे पास सॉल्वेंट एक होता है लेकिन सॉल्यूट दो होते हैं। यानी सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहना है, बाकी जो भी चीजें होंगी वो सॉल्यूट होंगी। इसी तरह से बेटे अगर चार कंपोनेंट्स होंगे, इफ देयर आर फोर कंपोनेंट्स, तो बच्चा उसमें से उसको क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोला जाता है। क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है जी। पर इसमें भी सॉल्वेंट एक, बाकी सारे सॉल्यूट होते हैं। यानी एक बात क्लियर कर लो कि किसी भी सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही सॉल्वेंट होता है, बाकी सारे सॉल्यूट होते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि सॉल्वेंट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक, बहुत सारे लोगों से जब तुम पढ़ोगे कि सॉल्वेंट क्या होता है, किसी से पूछना, अपने जो कोई मित्र है, दोस्त है, उनसे पूछना सॉल्वेंट क्या होता है, तो वो क्या बोलेंगे? बोलेंगे जिसमें हमने किस चीज को डिसॉल्व किया वो सॉल्वेंट होता है।
तो बोलना हमें कैसे पता चला हमने किसको किसमें डिसॉल्व किया, तो वो आंसर देंगे जो एक्सेस में है वो सॉल्वेंट, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट। तो उनको मेरा एक क्वेश्चन दे देना, कहना अगर मेरे पास 50 ग्राम शुगर है और 50 ग्राम वाटर है तो सॉल्वेंट कौन है, तो चीख के बोलेंगे वाटर। बोला अगर 50% इथाइल अल्कोहल और 50% मिथाइल अल्कोहल है तब सॉल्वेंट कौन है, तो घंटियां बजनी शुरू, है ना भाई। तो इसी तरह से आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे सॉल्वेंट क्या होता है, ऐसे नहीं बोलेंगे कि सॉल्वेंट एक्सेस वाला, नॉट एट ऑल। बेटा सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट होता है विच गिव्स अपीयरेंस टू द सॉल्यूशन, विच गिव्स अपीयरेंस टू द सॉल्यूशन, अपीयरेंस टू द सॉल्यूशन। बेटे जो सॉल्यूशन को अपीयरेंस देता है, विच गिव्स अपीयरेंस टू द सॉल्यूशन, ठीक, जिसकी तरह हमारी सॉल्यूशन दिखाई देती है वो सॉल्वेंट होता है। अब इसमें 3 केस हो जाते हैं जिसकी तरह हमारी ये दिखाई देगी, केस 3 हो जाएंगे। केस 1 फर्स्ट केस क्या होगा, फर्स्ट केस होगा जब हमारे पास अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स आर डिफरेंट, अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स, मान लो 2 कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, कंपोनेंट्स इज डिफरेंट। अगर अमाउंट डिफरेंट है, अमाउंट ही फर्क है, तब तो डेफिनेटली कंपोनेंट इन एक्सेस, कंपोनेंट इन एक्सेस is called solvent, is called solvent। अगर अमाउंट हमारे पास एक्सेस में जो होगा तो सॉल्यूशन उसी की तरह दिखाई देगी। जैसे मान लो अगर आपको बोल दिया जाए कि 10 ग्राम हमारे पास शुगर है और हमारे पास 100 ग्राम वाटर है, और हमारे से बोला जाए कि भैया इसमें सॉल्वेंट कौन है, तो ऑब्वियसली इस केस में वाटर विल बी सॉल्वेंट क्योंकि इसका अमाउंट ज्यादा है। वहीं पर बेटे अगर मेरे को ऐसे बोल दिया जाता कि 100 ग्राम ऑफ शुगर है और हमारे पास 10 ग्राम ऑफ वाटर है, तो बेटे अब अमाउंट किसका ज्यादा था, शुगर का। नाउ शुगर विल बी एक्टिंग एज सॉल्वेंट। समझ में आई। तो ये पहला केस हो गया बेटा। तो फर्स्ट केस क्या है, जब हमारे पास अमाउंट डिफरेंट है, अमाउंट डिफरेंट होगा तो जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो बेटा वो सॉल्वेंट होगा क्योंकि सॉल्यूशन उसकी तरह दिखाई देगी। लेकिन बेटा केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 है हमारे पास कि इफ अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स इज सेम बट फेज इज डिफरेंट। अगला है अमाउंट इज सेम बट फिजिकल स्टेट इज डिफरेंट, फिजिकल स्टेट इज डिफरेंट, स्टेट, फिजिकल स्टेट इज डिफरेंट, ठीक। तो ऐसे केस में अमाउंट सेम है लेकिन फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, तो ऐसे केस में हमने क्या देखना है कि सॉल्यूशन appears like solvent, appears like solvent, यानी जिस तरह की सॉल्यूशन दिखाई देगी उसी को सॉल्वेंट बोलेंगे। सर अभी समझ नहीं आया तो ध्यान से समझिए। अगर मान लो अब मुझे बोला कि 50 ग्राम मेरे पास शुगर है और 50 ग्राम ही मेरे पास वाटर है, दोनों बराबर हैं। अब दोनों बराबर हैं तो ऐसे केस में if solution appears liquid, अगर सॉल्यूशन लिक्विड बनती है तो वाटर इज सॉल्वेंट, वाटर इज सॉल्वेंट, ठीक। लेकिन इफ सॉल्यूशन अपीयर्स सॉलिड, इफ सॉल्यूशन अपीयर्स सॉलिड, तो बेटा ऐसे केस में शुगर इज सॉल्वेंट, ऐसे केस में शुगर सॉल्वेंट होगा। यानी जब हमारा अमाउंट बराबर होता है ना बेटे, तो हम ये देखते हैं सॉल्यूशन दिखाई कैसे दे रही है। अगर मान लो लिक्विड दिखाई दे रही तो लिक्विड वाला सॉल्वेंट और दूसरे वाला सॉल्यूट, अगर सॉलिड दिखाई दे रही तो सॉलिड वाला सॉल्वेंट और दूसरे वाला सॉल्यूट।
तो ये केस 2 है, जब हमारे पास अमाउंट सेम है बट फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। और मेरे पास केस 3 भी है, केस 3। अब केस 3 में क्या होता है, केस 3 में हमारे पास ऐसा हुआ करता है बेटा कि अमाउंट भी सेम, स्टेट भी सेम। अब मुश्किल हो गया, है ना। अमाउंट भी सेम और स्टेट भी सेम। अमाउंट इज सेम एज वेल एज सेम स्टेट, सेम स्टेट। अब ऐसे केस में बेटे जी हमारे पास कौन सा सॉल्वेंट होगा? नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमें बोला 50 ग्राम, मान लो 50 ग्राम इथाइल एल्कोहल, ठीक, एंड 50 ग्राम वाटर। अब बेटा देखो वेट भी सेम है, इथाइल अल्कोहल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, तो सॉल्वेंट कौन है? अब सॉल्वेंट कौन है? तो बेटा इसको एक्सपेरिमेंटली देखना पड़ता है। दिस हैज टू बी सीन एक्सपेरिमेंटली। इसको एक्सपेरिमेंटली देखना पड़ता है। कैसे? एक कांस्टेंट होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक चीज होती है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज एक्चुअली मेजर ऑफ पोलैरिटी। इसको कैलकुलेट किया जा सकता है एक्सपेरिमेंटली। तो सब्सटेंस विद मोर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सब्सटेंस विद मोर dielectric constant, dielectric constant is called solvent, is called solvent। यानी इसको एक्सपेरिमेंटली देखना होगा। एक्सपेरिमेंटली हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना होगा, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। जैसे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज वेरी वेरी हाई, इसलिए जनरली हम वाटर में मैक्सिमम चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं, इसलिए बेटा वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोल लेते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, जैसे आपने कभी पढ़ा होगा कि लाइफ किस में ओरिजिनेट हुई, कहते लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। व्हाई? क्योंकि वाटर में मैक्सिमम चीजें डिसॉल्व हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है। अगर केमिस्ट्री में, वैसे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिजिक्स में पढ़ाते, बट केमिस्ट्री में अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन के बारे में बात करो तो ज्यादा कुछ नहीं, आप ये समझ सकते हैं, इट इज मेजर ऑफ पावर ऑफ पेनिट्रेशन बिटवीन द आयंस। आयंस के बीच में पेनिट्रेट कर जाने की पावर, आयंस के बीच में पेनिट्रेट कर जाने की जो पावर होती है उसका मेजर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। मान लो मेरे पास Na है, दूसरा Cl है, ये दो आयन है, और कोई सॉल्वेंट डाल दिया, वो इन दो आयंस के बीच में से पेनिट्रेट करेगा। जो ज्यादा पेनिट्रेट कर रहा होगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, जो कम पेनिट्रेट कर रहा है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होगा। तो ऑब्वियसली जो ज्यादा पेनिट्रेट करेगा वो इनको अलग कर देगा, अलग कर देगा, अपने अंदर डिसॉल्व कर देगा। समझ में आई बात? तो यानी हम ये कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज मेजर ऑफ पावर ऑफ पेनिट्रेशन बिटवीन दी आयंस। आयंस के बीच में पेनिट्रेट कर जाने की पावर का जो मेजर होता है, मेजर ऑफ पावर ऑफ पेनिट्रेशन बिटवीन द आयन इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एंड द सब्सटेंस विद द हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिस सब्सटेंस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उसको हम बोलेंगे वो सॉल्वेंट है। जैसे मैंने कहा कि NaCl को अगर वाटर में डालेंगे तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, वो Na और Cl के बीच में पेनिट्रेट कर जाता है, Na अलग हो जाता है, Cl अलग होके वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक, तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ एक बात देखेंगे कि सॉल्यूट क्या, सॉल्वेंट क्या। तो अगर कोई आपसे पूछता है सॉल्वेंट क्या, कहना जी सॉल्वेंट विच गिव्स अपीयरेंस टू द सॉल्यूशन। ठीक है जी, बोला वो कैसे पता चलेगा? बोले तीन चीजें हो सकती हैं। अगर अमाउंट अलग अलग होगा तो जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जो एक्सेस में होगा वो सॉल्वेंट होगा। अगर अमाउंट सेम हुआ, फेज डिफरेंट हुआ, यानी फिजिकल स्टेट डिफरेंट हुई, तो जिसकी तरह सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, ठीक, वो सॉल्वेंट होगा। जैसे 50 ग्राम शुगर को 50 ग्राम वाटर में डालते हो, अगर ये सॉलिड बन जाता तो शुगर सॉल्वेंट होता, और अगर ये लिक्विड बनता तो वाटर सॉल्वेंट होता। वहीं पे केस 3, जब अमाउंट भी सेम है और स्टेट भी सेम है, अमाउंट इज सेम एज वेल एज स्टेट इज सेम। जैसे इथाइल अल्कोहल भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, इनका अमाउंट भी सेम,
ऐसे केस में कहना हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। जिस चीज का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है। अगर कोई बोलेगा कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, कहना इट इज द मेजर ऑफ पावर ऑफ पेनिट्रेशन between the ions. It is measure of power of penetration between the ions of a solvent. या फिर बोल से it is measure of polarity also. ये एक्चुअली पोलैरिटी का मेजर होता है। पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होने का, ठीक। तो पोलैरिटी का मेजर भी होता है। तो ये आगे फ्यूचर में आप सीख लोगे फिजिक्स में, बहुत ज्यादा डिटेल अभी करने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ सॉल्वेंट फ्लूइड समझ में आना जरूरी है। फटाफट लिखो यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया, क्विकली बोलने का। चलिए, अब ये मैक्सिमम बच्चे जो है वो यस लिख रहे हैं, ठीक। मेरे पास 500 के करीब स्टूडेंट्स हैं इसमें, तो ये 500 स्टूडेंट जो है सारे यस बोल रहे हैं। यस यस, शाबाश। अब चलिए आगे अगली कहानी पढ़ते हैं, ठीक। देखो नेक्स्ट बात हमारे पास क्या है, हमने ये इसलिए सॉल्यूशन पढ़ा क्योंकि हमें कंसंट्रेशन पढ़नी है। अब हमें ये समझ में आ गया सॉल्वेंट क्या, सॉल्यूट क्या, ठीक। सॉल्वेंट विच गिव अपीयरेंस टू सॉल्यूशन, और बाकी सारे कंपोनेंट सॉल्यूट होते हैं। और कंसंट्रेशन टर्म जो है उसका मतलब सॉल्यूट है। देखो बेटा, कंसंट्रेशन टर्म अप्लाइज ओनली टू सॉल्यूट। अगर कोई बोल दे कि सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्यूशन वाटर का बना हुआ है, आपको बोला 10 ग्राम शुगर और 100 ग्राम वाटर, और बंदा बोला जी वाटर की कंसंट्रेशन, वो गधा है। क्योंकि सॉल्वेंट के लिए कंसंट्रेशन टर्म नहीं होती, कंसंट्रेशन टर्म होती सॉल्यूट के लिए। बेसिकली सॉल्यूट के लिए होती है, वो इररिलेवेंटली यूज कर लेते हैं, बात अलग है। बेटा कंसंट्रेशन का मतलब है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कई तरीके से बताया जा सकता है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बताने के कई सारे तरीके होते हैं, तो हम उन सारे तरीकों को कंसंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं। जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बताने के डिफरेंट तरीके हैं, उन तरीकों को हम कंसंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं। जैसे सबसे पहले हम छोटी मोटी माइनर कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे, जिनके ऊपर एज सच तो क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन वो हेल्पिंग टर्म्स होती हैं। माइनर कंसंट्रेशन टर्म्स, माइनर कंसंट्रेशन टर्म्स। देखो बेटे, माइनर कंसंट्रेशन टर्म जो छोटी मोटी हो गई, जिसके ऊपर ज्यादा कोई क्वेश्चन आएंगे नहीं, पर वो हेल्पिंग होती है। जैसे बेटे सबसे पहले आएगा वेट बाय वेट परसेंटेज। क्या आएगा? वेट बाय वेट परसेंटेज। सबसे पहले आएगा वेट बाय वेट परसेंटेज। अब वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड, वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देखो बेटे परसेंटेज 100 में से लेते हैं ना, है ना। क्वेश्चन में एक पिछले चैप्टर में क्वेश्चन, पिछले टॉपिक में क्वेश्चन कराया था मैंने परसेंटेज, तो कई बच्चों को ये प्रॉब्लम थी, सर आपने परसेंटेज को ग्राम में कैसे लिख दिया? अरे भैया परसेंटेज 100 में से लेते हैं ना, है ना। तो अगर हमें ये बोल दिया जाए वेट बाय वेट परसेंटेज, उसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। वेट, क्योंकि हम परसेंटेज 100 में से निकालते हैं। कल को मान लो अगर हमें ये बोल दिया जाए कि मेरे पास, कि मुझे ये बोल दिया जाए कि मेरे पास 10% H2SO4 सॉल्यूशन वेट बाय वेट है, 10% H2SO4 सॉल्यूशन वेट बाय वेट, तो इसका मतलब क्या होगा? तो बेटे इसका मतलब ऐसे लिख देना, इसका मतलब होगा कि 10 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। भैया परसेंटेज 100 में से निकलती है, अगर सॉल्यूशन का 100 ग्राम ले लिया तो उसमें 10 ग्राम H2SO4 होगा, 10% का मतलब ये होगा। तो 10% H2SO4 सॉल्यूशन का मतलब हो गया 10 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मान लो 20% लिखा होता तो क्या मतलब होता? 20 ग्राम इन 100 ग्राम। मान लो 5% लिखा होता, 5 ग्राम इन 100 ग्राम। अब इसको निकालना अगर होगा तो हम वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला कैसे देखेंगे?
बेटे ऐसे देखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। भैया 100 में से तो देखना है, तो वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला बन जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे मान लो अगर आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि 4 ग्राम NaOH is dissolved in 250 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द वेट बाय वेट परसेंटेज। क्या बोला, क्वेश्चन ऐसे दे दिया, कह दिया 4 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 250 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज। तो बेटा फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, सॉल्व करो फटाफट। तो वेट बाय वेट परसेंटेज हो गई, वेट ऑफ सोल्यूट 4 ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूशन, बेटा सॉल्वेंट का वेट नहीं बोला है, सोल्यूशन का वेट बोला है। तो सोल्यूशन में ये और ये दोनों प्लस होंगे, अकेले वाटर का वेट नहीं लेना है, हमें वाटर के साथ साथ सोल्यूट का भी लेना है, क्योंकि सोल्यूशन का वेट चाहिए ना कि सॉल्वेंट का वेट चाहिए। तो ये आ जाएगा 254, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है ना, क्योंकि यहां हाँ अगर यहां पे जो होता है वेट ऑफ सोल्यूशन इज 250 तो डिवाइड 250 से कर, पर यहां 4 ग्राम वाटर में डाला तो वो ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ये वेट ऑफ सोल्यूट है, दोनों को मिला के वेट ऑफ सोल्यूशन आया इनटू 100। बोलो अंदर क्वेश्चन का बेटे गलती समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं, है ना। हाँ एक बार कान खोल के बड़े बड़े करके सुन लो, हो सकता है यहां सीधे दिया 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन तो फिर सीधे 250 लिखते, पर यहां हमारे पास ये सॉल्वेंट था और ये सॉल्यूट था, ये सॉल्यूट था और ये सॉल्वेंट था, और हमें वेट ऑफ क्या चाहिए था, सॉल्यूशन, तो हमने ऐड किया। पर अगर यही क्वेश्चन ऐसे दिया होता 4 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 4 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज, बेटा बहुत सिंपल चीजें हैं, 2+2 वाली, पर हमें सब कुछ करना है। तो वेट बाय वेट परसेंटेज जो होगा वो हो जाएगा 4/250 इंटू 100, तब हम ये कह सकते थे कि 1.6 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि दोनों बातें हमें समझ में आ गई, ये भी और ये भी, ये दोनों बातें हमें समझ में आ गई, और वेट बाय वेट परसेंटेज भी समझ में आ गया। बोलो बेटा सभी बच्चों को वेट बाय वेट समझ में आया कि नहीं? यस लिखिएगा क्विकली। ओके थैंक यू बेटा। अब देखिए अगली बात, अब अगली बात हमारे पास क्या है बेटा, कभी कभी क्या होता है कि हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर देते हैं। जब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं ना बेटा, तो क्या होता है कि इट इज बेटर कि लिक्विड की वॉल्यूम ले ली जाए, तो इसलिए एक और कंसंट्रेशन टर्म हमने ली, दैट इज सेकंड वन, दैट इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एक और बात आ गई, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब होता है वेट ऑफ सोल्यूट dissolved पर 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी। हमने सोल्यूट का वेट लिया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया, सोल्यूट का वेट लिया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया, तो भैया हमारे पास वेट बाय वेट वॉल्यूम परसेंटेज जब हम बोलते हैं दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट पर 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे बेटे कल को मैं ऐसा बोल दूं 10% H2SO4 और उसको लिख दूं वेट बाय वॉल्यूम, 10% H2SO4 वेट बाय वॉल्यूम, तो क्या मतलब होगा इसका, ठीक, क्या मतलब होगा इसका, 10%
वेट बाय वॉल्यूम, इसका क्या मतलब होगा बेटे? देखो इसका मतलब होगा 10 ग्राम ऑफ H2SO4, 10 ग्राम ऑफ H2SO4 in 100 milliliter of solution. ठीक, 10 ग्राम ऑफ H2SO4 in 100 milliliter of solution. बेटे ये जो मेरे प्यारे बच्चे मेरे को पूछ रहे हैं यूनिट्स, बेटे कभी परसेंटेज की यूनिट होती है यार? है भाई? कभी परसेंटेज किस चीज के निकालते हो, यूनिट लगाते हो आगे, फिर कैसे क्वेश्चन पूछते हो? ठीक, ओके। सो 10% H2SO4 वेट बाय वॉल्यूम, मतलब 10 ग्राम ऑफ H2SO4 in 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अब देखो हम यहां पे बात कर रहे हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक, इसको अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला बन गया, इसमें सॉल्यूट का वेट है, ठीक, सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, इनटू 100 है। लेकिन बेटा इसमें मैं एक चीज तुम्हें क्लियर करना चाहता हूं। मान लो अब मैंने क्वेश्चन तुम्हें ऐसे दे दिया, ठीक, क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि 4 ग्राम NaOH is dissolved in 250 milliliter of water. Find the weight by volume percentage. देखो बच्चे, अब हमें ये पता था ऐसे केस में अगर मैं वेट बाय वॉल्यूम निकालूंगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो बेटे मेरे को पता है वेट इसका लेना है 4 ग्राम, वॉल्यूम लेना है सॉल्यूशन का, पर यहां दिया सॉल्वेंट का। बेटे देखो सॉल्यूट को डालने से ना अगर बहुत थोड़ा अमाउंट हो तो सॉल्वेंट के अंदर वॉल्यूम में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, यानी इसमें हम डायरेक्टली 250 ही ले सकते थे। देयर इज नो नीड कि हम इसका भी वॉल्यूम निकाल के इसमें ऐड करते, जरूरत नहीं, क्योंकि इट इज वेरी स्मॉल। अरे 4 ग्राम NaOH को अगर आप वाटर में डालोगे तो उसके वॉल्यूम में थोड़ी चेंज आ जाएगा यार, वो तो उसकी जगहों के अंदर जो मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच की जगहें होती है उसके अंदर घुस जाता है। इसलिए वॉल्यूम इसमें एज सच लिख देने का अनटिल अनलेस ये बहुत ज्यादा ना हो। हाँ, अगर ये 60% 70% है, यानी बोल दिया आपको कि 200 ग्राम इन 250 मिलीग्राम, तब तो बात बनी ना यार, तब तो फिर हमारे को इसका भी वॉल्यूम निकाल के ऐड करना पड़ेगा, उसके लिए डेंसिटी चाहिए होगी, वैसा क्वेश्चन नहीं आता। पर आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन का जगह वाटर का भी दिया हो तो सीधे उसी को पुट कर दो, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशंस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने सीधे इसको पुट कर दिया है और इनटू 100 कर दिया है। बोलो बच्चे बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो क्विकली बोलने का। कोई बच्चा कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है माइक ऑन करे और पूछ ले। ओके, तो सभी बच्चों को विदाउट, हाँ जी पूछो सर। लेकिन सर NaOH का मोलर मास 40 ग्राम है, तो सर 4 ग्राम तो आया बेटे, कहीं लिखा है मोलर मास? सर नहीं, मैं कुछ पूछ रहा था अभी। नहीं बेटे, अरे मोलर मास आएगा तब तो लिखेंगे ना पुत्र, मैं भी तो आपको बता ही रहा हूं कि क्या यहाँ पे कोई मोलर मास आया बेटे? नहीं आया ना, तो इसको घबराहट में मत ले भाई, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ कि इस फॉर्मूला में मोलर मास नहीं होता बेटे, ठीक है? ये तो वेट बाय वेट परसेंटेज या वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, तो इसमें मोलर मास का क्या लेने देना? नंबर ऑफ मोल तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? देखो जब मोलर मास की बात वहां होती जहां मोल्स की बात की जाए, अरे यहाँ तो मोल्स है ही नहीं ना, यहाँ तो सिंपल सिंपल सा है, कितना वेट कितने वेट में है, कितना वेट कितनी वॉल्यूम में है, उससे हमने आंसर निकाला। बोलो अभी क्लियर? यस सर। हाँ जी, जस्ट यू वांट टू आस्क एनीथिंग बेटा? यस सर, गुड इवनिंग सर।
सर बोलो, एक्चुअली बोलो। मुझे ये पूछना था कि लाइक अगर हमारे पास जो सोल्यूट है अगर उसकी लाइक क्वांटिटी ज्यादा हो तो उसके वो कैसे निकालेंगे सर, फिर हम उसकी बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल, अगर यहाँ सोल्यूट ज्यादा हुआ ना बेटा, तो ऑब्वियसली वो इसकी वॉल्यूम भी चेंज करेगा। उसके लिए हमें डेंसिटी चाहिए होती है। उसके लिए क्या चाहिए होती है? डेंसिटी चाहिए होती है। ठीक, तो उसमें हम इसकी डेंसिटी चाहिए होगी सोल्यूट की। अगर मान लो बहुत ज्यादा अमाउंट हुआ तो डेंसिटी चाहिए होगी, तो उसके लिए हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम इज, कैसे निकालेंगे बेटा? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी। तो जो मास होगा उसको डेंसिटी से डिवाइड करके वॉल्यूम निकालेंगे और फिर वॉल्यूम को इसमें ऐड करेंगे। वो तब होता है अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो, यहाँ बहुत ज्यादा वेट हो, बहुत ज्यादा वेट हो तो वो इसके वॉल्यूम को चेंज करेगा। तब हम डेंसिटी की मदद लेंगे। बोलो बेटा, क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर, थैंक यू। अंदर उसकी जरूरत नहीं बेटा, डोंट बी परेशान, उसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक, हाँ जी वेदांश। गुड इवनिंग सर। सर हाँ जी मतलब बेटा। 4 ग्राम एज कम्पेयर टू 250 ml बहुत ज्यादा कम है, इसलिए 250 को 250 लिख दिया। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है बेटा। ओके सर। ठीक, तो ये तो हो गया हमारे पास वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक, नाउ नेक्स्ट बात, ऐसा भी हो सकता है बेटा हम किसी गैस को गैस में डाल दें या किसी गैस को लिक्विड में डाल दें। तो गैस के लिए ना वेट से ज्यादा इजी होता है वॉल्यूम। तो हमने एक और चीज निकाल दी, तीसरी तीसरी निकाली, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होती है बेटा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज होती है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी, अभी मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब पुत्र, अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि 10% H2SO4 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, अब इसका मतलब क्या होगा? अब इसका मतलब क्या होगा जॉइना? जल्दी बताओ जॉइना, इसका मतलब क्या होगा? सर 10 ग्राम ऑफ 1 ग्राम होगा कि क्या होगा? वॉल्यूम ले रहे हैं आप, बोलो बोलो। 10 मिलीलीटर होगा क्योंकि यहां वॉल्यूम आ गया। तो 10 मिलीलीटर ऑफ H2SO4 in 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। मेरे बच्चे, यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम में है तो मिलीलीटर मिलीलीटर में होगा। यहाँ वेट वेट में था तो ग्राम ग्राम में था, यहाँ वेट वॉल्यूम में था तो ग्राम, यहाँ पे मिलीलीटर में था। अब वॉल्यूम वॉल्यूम में है तो क्या होगा? दैट इज मिलीलीटर इन मिलीलीटर। क्लियर बच्चे जो है ना? यस सर। ओके, तो अब देखो, इसका अगर फॉर्मूला लिखोगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, उसका मतलब होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा। सो दिस इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये 3 हो गई, वेट बाय वेट यानी कितना वेट 100 ग्राम में डिसॉल्व, वेट बाय वॉल्यूम कितना वेट 100 मिलीलीटर में डिसॉल्व है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कितना वॉल्यूम 100 मिलीलीटर में डिसॉल्व है। क्लियर हो गया? अब मान लो किसी क्वेश्चन में XYZ में मैंने ऐसे लिख दिया 10% H2SO4, 10% H2SO4 और ये लिखा ही नहीं कि वेट बाय वेट है, वेट बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो क्या करोगे? तो बेटा इसको हमेशा वेट बाय वेट मान लेना है। अगर कुछ नहीं लिखा होगा सो दैट इज ऑलवेज टेकन वेट बाय वेट। अगर कुछ नहीं लिखा होगा सिंपली परसेंटेज दी तो वेट बाय वेट लेंगे। गॉट इट? अगर लिखा होगा वेट बाय वेट वो एक अलग बात, वेट बाय वॉल्यूम वो अलग बात, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अलग बात। बट अगर कुछ भी नहीं लिखा, सीधे बोला 10% H2SO4 तो बेटा उसका मतलब वेट बाय वॉल्यूम होता है।
हाँ, +2 में जाके एक स्पेशल तरह के क्वेश्चन करते हो जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, वहां पे ये वेट बाय वॉल्यूम दिया जाता है, बट अभी नहीं। अभी आप इसको कुछ ना लिखा हो तो वेट बाय वेट लेके चलना है। क्या लेके चलना है? वेट बाय वेट। बोलो बेटा, ये तीनों कंसंट्रेशन टर्म समझ में आई कि नहीं आई? ओके। जैसे मैंने कहा कि इनके ऊपर क्वेश्चन ना तो अच्छे बनते हैं और ना कोई ऐसे आते हैं क्वेश्चन। ये हेल्पिंग टर्म्स होती हैं। जब हम मेजर कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं ना, उसके लिए हेल्पिंग होती है। उसमें हमारे पास ये दिया होता है, इससे क्वेश्चन आगे निकालना होता है। अब तुमसे एक चीज और पूछता हूं बेटा मैं, गर्वित, चलो बेटे आपसे पूछते हैं आज। यस सर। गर्वित एक बात बताओ, ये जो वाटर सप्लाई होती है ना, म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई जो तुम्हारे घर में टैप वाटर आता है, ये किस चीज से प्योर की जाती है? डिस्टिलेशन। नो, अरे डिस्टिल्ड वाटर भेजते हैं क्या घर पे भाई? म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई जो है, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले प्योर करके, मतलब टैप वाटर जो छोड़ते हैं, तो किस चीज को डालते ताकि वो वाटर प्योर रहे? यस, प्रीति आप बताएंगे बच्चे मेरे को? प्रीति क्या आप बताएंगे मेरे को? हाँ बेटा, जिनके हाथ खड़े मेरे को दिख गए। यस अर्नब, यू आर राइट बेटे। देखो बेटे, यस जॉयना, जसकीरत, भूमिका, क्लेयर बिल्कुल सही, ओजस, आशु, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस यस यस, वंश बिल्कुल सही। अरे सबको पता है क्लोरीन से, सभी को पता है म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई जो है दैट इज प्योरिफाइड बाय विद क्लोरीन। हाँ गर्वित, वो सेडिमेंटेशन भी होती है, बट म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई को हम प्योर करते बाय क्लोरीन से। पर एक मजे की बात बताऊं, अगर वाटर में हम क्लोरीन डालें तो जब ये केमिकली रिएक्ट करेगी ना, तो बेटे हम क्या करेंगे, ये बनेगा HCl और HOCl। ठीक है जी, HOCl स्टेबल नहीं होता बेटा, ये टूट जाता है HCl में और फ्री ऑक्सीजन में। ये जो फ्री ऑक्सीजन होती है, दिस फ्री ऑक्सीजन, ये बैक्टीरिया वायरस को ऑक्सीडाइज कर देती है, खत्म कर देती है, मार देती है। तो वाटर में क्या बचा? वाटर में बचा HCl। वाटर में क्या बचा? HCl। अब एक बात बताओ, अगर हमारे टैप वाटर में HCl है तो हमें पानी पीने में इतना मजा क्यों नहीं आता? क्योंकि HCl पीने से तो मजा आ जाना चाहिए ना, है ना भाई, अंदर तक जल जाना चाहिए, है ना। बट हम जब टैप वाटर पीते हैं ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों है? तो उसमें भी HCl है, क्योंकि कंसंट्रेशन इज वेरी 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 लो। यस ओजस, हम बेटे जो टैप वाटर पीते ना मेरे बच्चे, उसके अंदर HCl होता है, डेफिनेटली होता है। ठीक, तो क्या है, वो बहुत कम कंसंट्रेशन होती है, बहुत ही कम। जैसे प्रियदर्शनी बेटा टूथपेस्ट करती हो, तो एक बात बताओ, टूथपेस्ट पे ऊपर ना, मतलब एक होता है कैविटी ना हो, उसके लिए कौन सी चीज होती है? कोई बता सकता है? प्रियदर्शनी आप बता सकती हैं कि टूथपेस्ट जो होती है उसमें कैविटी रोकने के लिए क्या चीज डाली जाती है? कैविटी रोकने के लिए सर? हाँ जी बेटे। सर आई डोंट नो सर। कोई बात नहीं, ये कोई क्वेश्चन ऐसा भी नहीं है, हर कोई नहीं जान सकता ये, ठीक, क्योंकि ये चलो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, दैट इज फ्लोराइड। डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे लिख भी रहे हैं, फ्लोराइड्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं? फ्लोराइड्स। अभी उसमें देखने का, उसमें देखना, उसमें लिखा होगा फ्लोराइड की कंसंट्रेशन। जो फ्लोराइड होते हैं ना, अगर ज्यादा ले लिया जाए ना बेटा फ्लोराइड, तो वो हड्डियां गल जाती है उससे, है ना। तो वो बहुत कम अमाउंट में डाला होता है फ्लोराइड, और वो डाले जाते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, पार्ट्स पर मिलियन। यस जैकेब, फ्लोराइड इज डेंजरस। ठीक, तो बेटा अगली कंसंट्रेशन टर्म ऐसी चीजों के लिए होती है, पार्ट्स पर मिलियन, ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ppm। ये अगली कंसंट्रेशन टर्म है, ppm, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक,
अब देखो बेटे, पार्ट्स पर मिलियन की जहां तक हम बात करें, इसका मतलब होता है कि पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट dissolved, parts of solute dissolved per million, parts of solute dissolved per million parts of solution। कि अगर सॉल्यूशन के मिलियन पार्ट्स कर दिए जाए, 1 मिलियन पार्ट कर दिए जाए, तो उसमें कितने पार्ट सॉल्यूट के हैं, वो पीपीएम होता है। पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। बेटा ये पीपीएम बाय वेट भी निकाला जाता है और ये पीपीएम बाय वॉल्यूम भी निकाला जाता है, व्हाटएवर इज गिवन टू अस। हालांकि आपकी बुक्स में ऐसे नहीं लिखा रहता, लेकिन मैं तुम्हें क्लियर कर रहा हूं। बाय वेट का मतलब अगर पीपीएम निकालना है, पार्ट्स पर मिलियन निकालना है, तो वो होगा वेट ऑफ सॉल्यूट divided by weight of solution into 10 to power 6 into 10 to power 6, क्योंकि 1 मिलियन का मतलब 10 to power 6 हो गया। तो बाय वेट निकालना है तो वेट की रेशो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन 10 टू पावर 6, और वॉल्यूम का निकालना है तो हम उसको वॉल्यूम की रेशो में ले लेंगे, बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट by volume of solution into 10 to power 6। ठीक है जी। तो बाय वेट भी हो सकता है, बाय वॉल्यूम भी हो सकता है, दोनों में से किसी भी तरह से यूज कर सकते हो पीपीएम। तो पीपीएम में जैसे हमने पढ़ा परसेंटेज 100 में होता है, ये 10 to power 6 में मिलियन में होता है, इतना ही फर्क है। क्लियर? तो ये पीपीएम, तो ऐसी चीजें जैसे क्लोरीन एडेड टू वाटर या फ्लोराइड्स एडेड टू टूथपेस्ट, दे मस्ट बी इन पीपीएम्स, पार्ट्स पर मिलियन, या पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन। बेटे पार्ट्स पर बिलियन 10 to power 9 हो जाता है, अगर पार्ट्स पर बिलियन पीपीबी तो 10 to power 9 कर दीजिएगा। तो ये उन चीजों के लिए होता है मेरे बच्चे, उन पर्टिकुलर चीजों के लिए जो कि हमारे पास बहुत ही कम क्वांटिटी में डाले जाते हैं, तो पार्ट्स पर मिलियन ऐसे निकाला जाता है। यस अर्नव, यू रेज्ड हैंड, आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। सॉरी सर, वो गलती से हो गया था। इट्स ओके मेरे बच्चे। गर्वित, यू रेज्ड हैंड, यस यू टेल मी व्हाट इज द क्वेश्चन। सर इतनी कम कंसंट्रेशन के बाद भी इफेक्टिव होते हैं? ऑब्वियसली इतनी कम कंसंट्रेशन ही इफेक्टिव होती है इसकी, ज्यादा ले लेंगे तो खतरनाक हो जाएगी यार। आप सोचना, अगर वाटर में HCl की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई, अरे बंदा तो मर जाएगा यार, जल जाएगा अंदर से, है ना भाई। तो वो तो कम ही कंसंट्रेशन में इफेक्टिव है बच्चे। फ्लोराइड जो है दे आर नीडेड इन लेस कंसंट्रेशन। इसी तरह से बेटे बहुत सारी चीजें बहुत कम कंसंट्रेशन में, अति सर्वत्र वर्जेत, ये संस्कृत का एक श्लोक है, अति हर चीज की बुरी है बेटे। ठीक, चलिए एनी हाउ, तो ये हमारे पास आ गया पीपीएम क्या होता है, पीपीबी क्या होता है। ना एक खास बात, एक खास कंसंट्रेशन टर्म, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक, मैं हर रोज भगवान से प्रेयर करता हूं कि तुम्हारा ऑफलाइन हो जाए। ठीक, ये जो पैंडेमिक है ये खत्म हो जाएगा। ठीक, मुझे अच्छा लगता है स्टूडेंट का मिलके उनके साथ डिस्कस करना। ठीक, अच्छा लगेगा तुम्हारे बीच में पढ़ाना। ठीक, बहुत मजा आता है उसमें। क्या होता है, अभी तो तुम जैसे मेरे साथ पढ़ते हो, आई डोंट नो हाउ यू रियलिश इट और नॉट, पर एक बात है, जिस दिन मैं तुम्हारे साथ ऑफलाइन हो गया तो मैं क्लास में डांस करवा दिया करूंगा तुम्हें, इतना ज्यादा एनर्जी होती है उस समय। क्यों? क्योंकि वाइब्स, समझते हो, वाइब्स पास होना, वाइब्स नहीं हुए वाइब्स, है ना, वाइब्स पास ऑन होती है एक से दूसरे तक ना, एनर्जी बढ़ती है फिर, और फिर मजा कुछ अलग होता है। ठीक, कम्युनिकेशन का मजा कुछ अलग होता है, और मजा भी क्लास का अलग होता है। उस समय तुम एक मेरी नई पर्सनालिटी देखो। ठीक, एंड आई विल आल्सो सी योर पर्सनालिटीज। ठीक, तो एनीहाउ मैं ये कह रहा हूं कि ये मैं इसलिए बोला कि मैं हमेशा ये दुआ करता हूं कि आपका ऑफलाइन हो जाए। ठीक, हम लोग मिले तो आपके स्कूल भी खुल गए, स्कूल में आपके प्रैक्टिकल हुए। जब प्रैक्टिकल में ना हमें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस निकालने को आता है,
+1 में जो प्रैक्टिकल होंगे ना, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, उसमें स्ट्रेंथ निकालने को आती है। और स्ट्रेंथ होती क्या है? देखो बेटा, स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं कि वेट पर लीटर, क्या बोलते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी, यानी स्ट्रेंथ को हम लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है बच्चे, अगर लीटर ना दिया हो सर, मिलीलीटर दिया हो, तो मिलीलीटर को लीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करोगे, तो डिनोमिनेटर क्या बन जाता है? न्यूमरेटर। सो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अगर मिलीलीटर में हुआ तो इनटू 1000 कर देने का, ताकि लीटर में कन्वर्ट हो जाए। ये स्ट्रेंथ होती है हमारे पास। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ होगा कितना वेट 1 लीटर में डिसॉल्व्ड है सॉल्यूट का, वो स्ट्रेंथ होती है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ। So it can be weight of solute by volume of solution in liters. If it is not given in liter, it is given in milliliters. So weight of solute by volume of solution in milliliter into 1000. So that is strength. Sir, weight by volume में तो यही था. What is the difference? Simple. ये बेटे हमारे पास किसमें? पर लीटर, वो 100 मिलीलीटर में था। ठीक, वो 100 मिलीलीटर में था, ये किसमें है? देखो, इसका मतलब क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं स्ट्रेंथ को, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर डेफिनेटली, इनटू 100 into 10, ऐसे लिख दूं। 1000 को 2 पार्ट में बांट दिया मैंने, 100 into 10 लिख सकता हूं ना ऐसे। ठीक, तो ये जो पार्ट था, क्या ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज नहीं था? यस। तो इसका मतलब स्ट्रेंथ जो होती है वो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इनटू 10। सिंपल, स्ट्रेंथ इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इनटू 10, क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ये होनी चाहिए, इनटू 10 कर दोगे पर लीटर हो जाएगी। तो भैया वो स्ट्रेंथ इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इनटू 10। स्ट्रेंथ का एक फॉर्मूला ये भी आ गया, ये भी आ गया। स्ट्रेंथ को आगे और भी ज्यादा डिटेल्स में पढ़ना है, जब हम और कंसंट्रेशन टर्म्स निकाल लेंगे। तो पहले ये बताओ, ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स समझ में आई कि नहीं आई? ओके, अब इसका क्वेश्चन निकालना हो, इट्स वेरी सिंपल। बोला जी 4 ग्राम NaOH इन 250 मिलीलीटर, तो बेटा 4 बाय 250 इंटू 1000, सीधे स्ट्रेंथ आ गई। ठीक, चलिए अब हम करेंगे मेजर कंसंट्रेशन टर्म्स। अब से ऑनवर्ड जो है वो मजेदार चीजें शुरू होगी। मेजर कंसंट्रेशन टर्म्स, नाउ वी विल बी डीलिंग विद मेजर कंसंट्रेशन टर्म्स। मेजरली जो यूज करेंगे मेजर कंसंट्रेशन टर्म्स। मेरे प्यारे बच्चों, पहली बात तो ये समझ लेना कि ये जो करवा रहा हूं ये +2 में दोबारा है, +2 का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशंस, सारा कुछ दोबारा आएगा। ठीक, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप यही इतना अच्छा कर लो कि +2 में हम इस पे टाइम ना वेस्ट। ठीक, यही हमारे को इतना अच्छे से आता हो कि +2 में हम टाइम ना वेस्ट करें। ठीक, तो देखिए जी, मेजर कंसंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास होगी मोलारिटी। मोलारिटी, बेटा मोलारिटी को कैपिटल M से लिखा जाता है। मोलारिटी को कैपिटल M से लिखा जाता है। अब जो मोलारिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per liter of solution।
ठीक है जी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, अभी आपने की थी स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ में क्या कहा था बेटा, स्ट्रेंथ में बोला था वेट पर लीटर, अब ये वेट नहीं है, ये नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, ठीक। तो हमने बोला मोलैरिटी जो हो गई, मोलैरिटी होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो मोलैरिटी को अगर लिखना चाहेंगे, ठीक, तो हम कैसे लिखेंगे बेटा मोलैरिटी को, हम लिखेंगे मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, बेटा ये बी लिख रहा हूं ना छोटा सा, ये बी का मतलब सोल्यूट मान लेना है, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर, ये मोलैरिटी का पहला फॉर्मूला हो गया कि मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स सोल्यूट के डिसॉल्व है, वो बेटे मोलैरिटी होती है। पर सर अगर हमारे को मिलीलीटर में दिया गया हो, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो जो मोलैरिटी होगी वो होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर इनटू 1000, ठीक है, इनटू 1000। तो अगर मिलीलीटर में दिया हो तो वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम इनटू 1000 होगा, ये मोलैरिटी होगी। अब हमें, अभी हमने मोल कॉन्सेप्ट किया, और हमने मोल कॉन्सेप्ट किया तो हमने ये पढ़ा कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं वो गिवन वेट अपॉन मोलर वेट होता है। बी टर्म यहां मैं सोल्यूट के लिए लगा रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, ठीक, तो इसको यहां पुट किया जा सकता है, तो मोलैरिटी हमारे पास आ जाएगी गिवन वेट अपॉन मोलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम। अगर वो मिलीलीटर में है, इन मिलीलीटर जो कि जर्नली होती है, तो इनटू 1000 कर देने का। अगर लीटर में हुआ तो 1000 नहीं लगाना, पर अगर हमारे पास मिलीलीटर में होगा तो 1000 जरूर लगा देना है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी इन ऑल, ठीक। हाँ जी, और जस्ट जी अब पूछो क्या पूछना चाह रहे हैं। सर ये बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इधर? बेटा मैंने बोला इट इज, मैंने 3-4 बार बोला बेटे कि ये सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने कहा बी टर्म मैं सोल्यूट के लिए ले रहा हूं, ठीक, इट ओके इज सर। सोल्यूट, ओके। तो हमने क्या बोला कि हमारे पास ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, एनबी अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर पर मिलीलीटर, अगर मिलीलीटर में है तो इनटू 1000 कर देने का। और क्योंकि नंबर ऑफ मोल जो होते हैं वो गिवन वेट बाय मोलर वेट होते हैं, गिवन वेट बाय मोलर वेट इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर इनटू 1000। यस भाविका, व्हाट यू वांट टू आस्क? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो बेटा। सर ये आपने ये वो लिखा नहीं है मोल्स वाला फॉर्मूला, हाँ जी, वो हाँ जी। वाला बता दो एक बार। बेटे डेफिनेशन क्या है बेटा इसकी, डेफिनेशन क्या है बेटे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ तो सॉल्यूशन। ऊपर हमने क्या लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक, यस किसके, सर। सॉल्यूट के, और वॉल्यूम किसकी लिखनी है, सॉल्यूशन की, है ना बेटा। तो सिंपल बात हो गई, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम सॉल्यूशन के लिए नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के लिए नहीं है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई है ना बेटा। अब देखो पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, वेरी सिंपल से वेरी हाईएस्ट लेवल तक इसमें जाएंगे, ग्रेजुअली वी विल मूव हायर। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको बोला फाइंड द molarity of a solution in which 4 gram of NaOH is dissolved in 250 milliliter of
सॉल्यूशन या वाटर ही ले लो, एक ही बात है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम एज इट इज ले लेते हैं। ठीक है जी। Find the molarity of solution in which 4 gram of NaOH is dissolved in 250 milliliter of water। और यहाँ वाटर की जगह सीधे सॉल्यूशन भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वाटर की जगह सीधे सॉल्यूशन भी लिख दिया तो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक बोला, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन व्हिच 4 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 250 मिलीलीटर ऑफ वाटर। देखो बेटे, इसमें मोलैरिटी, अब हमारे को जिसको क्वेश्चन नहीं आते करने, जिसको न्यूमेरिकल नहीं आते, न्यूमेरिकल से कर लेता, बहुत सारों को लगता है। तो कैसे करना है? सबसे पहले ना जो जो गिवन वो लिखना होता है। जैसे हमें बोला फाइंड द मोलैरिटी, तो हमने यहाँ पे कैपिटल M लिखा और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि हमें ये लिखा। गिवन क्या है? 4 ग्राम NaOH, यानी WB, वेट ऑफ NaOH, B इज फ्लूइड, दैट इज 4 ग्राम। और बेटा ये 250 मिलीलीटर वाटर, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 मिलीलीटर। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा, ठीक, क्योंकि सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है, इसलिए ये वॉल्यूम वाटर की वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ली जा सकती है। तो यहाँ वॉल्यूम 250 मिलीलीटर हो गया। ठीक, अब हमें निकालनी थी मोलैरिटी। हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला ध्यान में लाया। मोलैरिटी का फाइनल वॉल्यूम फॉर्मूला था वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इनटू 1000, ये फॉर्मूला था। अब हमने ये देखा कि इसमें क्या क्या गिवन है हमारे पास। क्या हमें ये गिवन है? यस सर। क्या हमें ये गिवन है? बिल्कुल सर। क्या हमें ये गिवन है? नो सर। बेटा LB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट NaOH का मोलर मास, ठीक, सॉल्यूट का, इसका 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, दैट इज 40, दैट इज 40। तो बेटा मोलैरिटी आ गई हमारे पास, गिवन वेट 4, मॉलिक्यूलर मास 40, वॉल्यूम 250 इंटू 1000। ठीक है जी, ये कट गया, यहां से हट गया, ठीक, ये कट गया, ये भी हट गया, ठीक, हमारे पास बच गया 0.4 मोलर। इसमें यहां तो कैपिटल M लिख देंगे मोलर, और यहां यूनिट की तरह लिख देंगे नंबर ऑफ मोल पर लीटर। यहां यूनिट की तरह लिख देंगे मोल पर लीटर। मोल पर लीटर का मतलब मोलर ही होता है, उसमें कैपिटल M लिख दो चाहे मोल पर लीटर लिख दो। ठीक है जी। अभी बोलो किसको दिक्कत है? तो सिंपल बात थी, मोलैरिटी निकालने के लिए हमें पहले वेट ऑफ क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्यूट, फिर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और फिर वॉल्यूम। चलो अब ये क्वेश्चन निकालेंगे मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चे। खुशी अपना माइक ऑफ करो मेरे बच्चे, एंड इफ यू हैव अ प्रॉब्लम प्लीज आस्क। ओके, सो राइट डाउन द क्वेश्चन प्लीज एंड सॉल्व इट। Find the molarity when 19.6 gram of H2SO4, 19.6 gram of H2SO4 is dissolved in 200 milliliter of solution, is dissolved in 200 milliliter of solution। चलिए करिए फटाफट। ओके तो सर। देखो बेटे, क्वेश्चन ये था, question was this: find the molarity of 10% H2SO4 solution having density 1.2 gram per milliliter। ऐसा क्वेश्चन मैंने दिया आपको, find the molarity of 10% H2SO4 solution having density this। तो मैंने सिंपल ये बोला कि हमारे पास अब वेट दिया है, ठीक, 10 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, क्योंकि 10% का मतलब क्या है?
10 ग्राम ऑफ H2SO4 in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 10% का मतलब 10 ग्राम ऑफ H2SO4 in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटे ये 10 ग्राम दिया है, सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम दिया है, डेंसिटी 1.2 दी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू वॉल्यूम इनटू 1000। वॉल्यूम दिया नहीं, वॉल्यूम दिया नहीं तो हमें पता था डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज वेट अपॉन डेंसिटी, और इसको मैंने कर दिया यहां पुट, ठीक। और ये वेट नीचे आ गया, डेंसिटी ऊपर, तो फॉर्मूला बन गया वेट बाय मोलर वेट इनटू डेंसिटी बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो बेटा उसको पुट किया, आंसर निकाल लिया। बोलो इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा मेरे बच्चों को? ये परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया जब डेंसिटी दी हो। अब थोड़ा सा आगे चलते, इससे भी थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब देखो बेटे, हमें क्वेश्चन कुछ ऐसे दे दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमें ऐसे दे दिया, कहा कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ HCl, मोलैरिटी ऑफ HCl having density 1.17 ग्राम पर मिलीलीटर। लो जी, अभी क्या, कुछ भी नहीं दिया ना परसेंटेज। पिछले क्वेश्चन में परसेंटेज तो थी ना, इसमें तो परसेंटेज भी ना दे रखी। हाँ जी, अब बोला कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ HCl हैविंग डेंसिटी 1.17 ग्राम पर मिलीलीटर। सिर्फ डेंसिटी दी है, ओनली डेंसिटी। और हमारे पास फॉर्मूला जो डेवलप किया था वो था वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू डेंसिटी बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू, अब ना ये ना ये ना ये ना ये, चलो ये तो हम निकाल लेंगे, बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे सर? इधर ध्यान देना, बहुत इजी है बेटा। यहां पे डेंसिटी जो है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? एक बार बताओगे डेंसिटी का मतलब क्या होता है? बेटा डेंसिटी का मतलब होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी वेट बाय वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1.17 ग्राम बाय 1 मिलीलीटर। यही मतलब है ना इसका। 1.17 ग्राम पर मिलीलीटर का मतलब क्या है? यही तो मतलब है 1.17 ग्राम इन 1 मिलीलीटर। इसका मतलब कितना सौखा हो गया। इसका वेट हमारे को कितना दिया है? इसका वेट हमें दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 1.17 ग्राम, और वॉल्यूम कितना दे रखा है सॉल्यूशन का? वॉल्यूम दे रखा 1 मिलीलीटर। वाह, क्वेश्चन कितना सौखा हो गया। अब तो हमें पता था कि मोलैरिटी जो होती है वो गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू वॉल्यूम इनटू 1000 होती है, ये तो पता ही था, ठीक। अब WB दे रखा है, यस सर। अरे V दे रखा है, यस सर। MB पता है, अरे सर HCl का निकाल लेंगे। HCl का मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो पता 36.5 आएगा। तो देखो चिंदी सा क्वेश्चन हो गया, जो समझ में ही नहीं आ रहा था वो इतना डिफिकल्ट था, पर एक चुटकी के अंदर सॉल्व होगा, जस्ट नोइंग द डेफिनेशन, ठीक। 1.17 divided by 36.5, volume is 1 milliliter into 1000, solve and can calculate your answer. So अगर कुछ भी नहीं, देखो बेटे, अगर परसेंटेज के बाद डेंसिटी दी हो तो ये फॉर्मूला होता है, अगर अकेली डेंसिटी दी है तो ये लगाना है। अकेली डेंसिटी का मतलब समझ लेना है कि दिस इन दिस, जो वेट है वो ये है, वॉल्यूम ये है, तो बस वेट भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया, मॉलिक्यूलर मास पता है, पुट करके आंसर निकाल देंगे। बोलो निकाल लेंगे बेटा कि नहीं निकालेंगे? और समझ में आ गया सभी बच्चों को? कोई बच्चा ऐसा जिसको समझ ना आया? सारे इंटेलिजेंट हैं, समझ सभी को आ गया है, बहुत अच्छी बात है बेटा जी। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं, ठीक, एक स्टेप और आगे चलते हैं, ठीक, वन स्टेप फर्दर। एक क्वेश्चन हमें दे दिया, हालांकि ये क्वेश्चन गलत है, बट हमें बोला कैलकुलेट
Calculate the molarity of pure water. लो जी, कुछ दिया ही नहीं ना, पहले चलो डेंसिटी तो दे रखी थी, अब तो वो भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, बस जी प्योर वाटर की निकाल दो मोलैरिटी, जब पापे करा जो मर्जी निकाल दो, है ना। इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक, बट एक्चुअली दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन, ये सही क्वेश्चन नहीं है, मैं बताऊंगा क्यों। ठीक, देखो बेटी, बेसिकली क्या है कि एक वाटर की मोलैरिटी जब भी निकालनी होती है, हमने ऐसे मान लिया, लेट द वेट ऑफ वाटर इज 100, लेट द वेट ऑफ वाटर इज 100 ग्राम, मान लीजिए वेट ऑफ वाटर 100 ग्राम है, ठीक है जी। तो बेटा हमारे पास वेट ऑफ वाटर 100 ग्राम है, तो हमें यह पता है कि मोलैरिटी जो होती है वो गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू वॉल्यूम इनटू 1000 होती है, ठीक है जी। वॉल्यूम तो दिया नहीं है, तो वॉल्यूम दिया नहीं है, हमें पता है प्योर वाटर की डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज ऑलवेज 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो बेटा हम इसको फिर से इस फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, WB अपॉन MB इंटू वेट ऑफ सोल्यूशन, ऊपर आ जाएगा डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 इंटू 1000। तो मोलैरिटी आ गई, वेट जो है वो है हमारे पास कितना लिया हुआ, 100 लिया हुआ है, मोलर मास कितना है, 18 है। वेट ऑफ सोल्यूशन, बेटा प्योर वाटर है तो जितना वाटर का वेट उतना ही तो रहेगा, और डेंसिटी कितनी है 1 इंटू कितना है 1000। लो जी 100 से 100 कट गया और आंसर रह गया आपके पास 1000 अपॉन 18, दैट इज ऑलवेज 55.5। सर डेंसिटी वाला फॉर्मूला जो पहले अभी एक्सेल में लगाया वो क्यों नहीं किया, वो भी कर सकते थे, हम ऐसे भी कर सकते थे। और डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर, मतलब हम ये बोलते हैं डेंसिटी इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम, तो 1 ग्राम अपॉन 1 मिलीलीटर, तो इसका मतलब वेट ऑफ वाटर कितना होता 1 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होता 1 मिलीलीटर, ठीक है जी। तो फिर डेंसिटी जो मोलैरिटी होती वो होती गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू वॉल्यूम इनटू 1000। तो गिवन वेट इज 1, मोलर वेट 18, वॉल्यूम 1 इनटू 1000, आंसर इज 55.5। चाहे इससे निकालते चाहे इससे निकालते एक ही बात होती, ठीक। चाहे हम ये वाला फॉर्मूला और चाहे जो अभी लास्ट में एक्सियल वाला बताया, उन दोनों में से किसी से भी निकालते हमारी यही वाली मोलैरिटी आती, 55.5 ही मोलैरिटी आती। तो सर हमें ये क्यों करवाया, हमें ये पता था, हमें ये आ गया था, हमें ये क्यों करवाया बेटा, इसलिए करवाया कि कई बार ना क्वेश्चन में ऐसे लिख देते हैं फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 400 ग्राम ऑफ वाटर, तो भैया जितना मर्जी वेट दिया हो 400, 500, 600, 700 इतनी ही मोलैरिटी आनी हमेशा। प्योर वाटर की मोलैरिटी हमेशा 55.5 होनी है इररिस्पेक्टिव टू वेट। क्यों? क्योंकि इसका जितना वेट होना है उतनी उसकी वॉल्यूम होनी है, क्योंकि इसकी डेंसिटी इज 1। तो जितना वेट उतनी वॉल्यूम, वो हमेशा कैंसिल आउट हो जाना है, जितना वेट उतनी वॉल्यूम हमेशा कैंसिल आउट हो जाना है। तो हमेशा 1000/18 ही रहना है, जो मर्जी वेट वाटर का दे दिया गया हो हमेशा 1000/18 ही रहना है, और हमेशा 55.5 ही मोलैरिटी आनी। अब ये क्वेश्चन अगर आपको दिया, यहां मैंने लेट किया वेट, आपने लेट नहीं करना था, आपको दिया 420 ग्राम का निकाल दो, तो यहां 420 यहां पुट करो,
यहाँ पे 420, ये 1 रहेगा, 420 420 कैंसल, अगेन आंसर इज दिस। तो ये वाला पार्ट मैंने इसलिए करवाया बेटे आपको कि अगर हमें कोई भी वेट दिया हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक। वो मैंने यहां वेट लेफ्ट कर दिया, अगर आपका दिया हो तो वो पुट कर देना, करना तो ऐसे ही है। और या फिर ये तरीका जो अभी एक्सीएल में यूज किया था कि डेंसिटी जो है वो 1 ग्राम पर मिलीलीटर का मतलब क्या हो गया कि 1 ग्राम पर मिलीलीटर का मतलब 1 ग्राम इन 1 मिलीलीटर, तो वेट ऑफ वाटर 1 ग्राम और वॉल्यूम 1 मिलीलीटर, तो यहां से हम पुट करके सीधे निकाल सकते थे। बोलो मेरे बच्चों, क्लियर हो गया कि नहीं ये क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटे, सर एक क्वेश्चन गलत कैसे हुआ? मैं बताता हूं गलत कैसे हुआ। तुम मेरे को सिर्फ ये बताओ, मैथमेटिकली समझ में आ गया? यस सर। ओके, गलत ऐसे हुआ कि मोलैरिटी का मतलब था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या प्योर वाटर एक सॉल्यूशन है भाई? इसका मतलब तो वाटर में वाटर के मोल कि 55.5 मोल्स ऑफ वाटर इन वाटर, कोई बात बनी? ठीक, ये सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला, कंसंट्रेशन किसकी होती है? सॉल्यूशन की। यहां प्योर सब्सटेंसेस पे लगाए जा रहे हैं, तो इसका एक लॉजिक था, ठीक। ये मैथमेटिकली ऐसे आता था, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत है। अब मैं तुम्हें समझाता हूं फिर ये क्वेश्चन बना क्यों। सो वी हैव डन सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ मोलैरिटी, बट अभी मोलैरिटी का कोई भी काम नहीं करना है। नेक्स्ट क्लास विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। आई विल बी डूइंग मोलैरिटी इक्वेशंस। पूरे चंडीगढ़ क्या पूरे इंडिया में इतनी मोलैरिटी इक्वेशन कोई करवाएगा, इस तरह की करवाएगा तो जो बोलोगे करूंगा, चेक कर लीजिएगा। ये विद व्हाट यू कैन से चैलेंज बोलता हूं कि कोई भी इस तरह की मोलैरिटी इक्वेशन करवाएगा जो मैं करवाऊंगा, जो बोलोगे करूंगा, ठीक। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, ठीक, नेक्स्ट क्लास में मोलैरिटी इक्वेशन के साथ। अभी क्वेश्चन नहीं करने का, क्वेश्चन बाद में करेंगे अपन जब मोलैरिटी पूरी हो जाएगी। अभी सेकंड लेवल क्वेश्चन हमने टच नहीं किए।